हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया मेरा एक क्वेश्चन था, वो आपका प्रीवियस जो कल 2 नंबर क्वेश्चन किया था, जी। उसमें क्वेश्चन आपका ये आया, जैसे हम बोल रहे थे। आप यहाँ ये ना, जब कैपिटल गेन टैक्स है ना आंसर शीट में, हम्म। हाँ हाँ। हाँ बोलो। आंसर शीट में जाइए आप। बोलो। आप थोड़ा सा ऊपर। हम्म अच्छा, वो कैपिटल गेन थोड़ा सा नीचे आइए तो कैपिटल गेन इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट। हम्म। इक्विपमेंट जीरो क्यों है? इक्विपमेंट तो आपका जो आप वो लिया था वो हिसाब से तो दाम तो उसका कुछ कम गया ना। ये सवाल नहीं समझे आप? ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ। ये क्या लिखा हुआ है? No capital gain or loss will arise in respect of equipment as movable items with cost of market value more than not more than 6,000। ठीक है, हम समझे ये तो 6,000 इसीलिए हम लोग ले लिए। लेकिन हम्म आप जब यहाँ आइएगा ना, आपका हम्म जाके वो जो बिजनेस एसेट, जहाँ बिल्डिंग 60,000 है, इक्विपमेंट 18,000 है, ठीक है। हम्म। वहाँ पर जब उसका 30 अप्रैल 2024 को इक्विपमेंट का जो प्राइस था आपका 10,000, वो तो 6,000 से ऊपर है, उसे क्यों नहीं दिया? एक सेकंड। जी, थोड़ा सा ऊपर जाइए। हाँ, ये हम्म देखिए इक्विपमेंट है ना, 18,000 है। 30 अप्रैल को उसका दाम जाके हो गया 10,000। हम्म। और ओरिजिनल कॉस्ट के बिजनेस एसेट्स इक्विपमेंट की ऐसे ही है। जी 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 जी। और जो इक्विपमेंट क्या होता है, मूवेबल आइटम है। हाँ, मूवेबल आइटम है बिल्कुल। एक सेकंड। 1 मिनट रुको, एक चीज देख रहा था मैं। ये देखो, जी। जो इक्विपमेंट परचेज की थी 1 अगस्त 22 को, हाँ वो ठीक। कितनी कीमत थी उसकी? उसकी 6,000 तक, ठीक है। हाँ ठीक, तो यही बात कर रहे हो। नहीं, नीचे जो 10,000 है वो उसका क्या करिएगा आप, जो 10,000 इक्विपमेंट है? एक सेकंड रुको। वो जो जो हमने कैपिटल गेन टैक्स निकाला है, वो पहले हमने किस डेट का निकाला है, पहले तो वो समझना है ना। अच्छा बोलिए आप। हाँ, ये जो 10,000 है इसका क्या करिएगा? ये कब की वैल्यू है? ये 30 अप्रैल 2024 का। हाँ तो हमें 2024 की तो चाहिए ही नहीं है। हमने कब का कैपिटल गेन टैक्स निकाला है?
जी ये पढ़ा, ये ठीक है। डेट देखी। फ्रॉम 1 मई 2022 ऑनवर्ड्स, मीन्स वो तो 30 अप्रैल भी हाँ तो ना। उसके अंदर है ना, कॉम्परेटिव जो हम अब वो करते हैं। देखो इसमें तो फिर वो दूसरी ये भी अमाउंट है, किधर गई है, 9,000 भी है। हाँ, 9,000 क्यों नहीं लेंगे बोलिए आप, हम बोले। अब ये क्या, ये मार्केट वैल्यू कब है, जब उसके फादर ने उसको क्या की थी, हाँ, गिफ्ट की थी, बिल्कुल। 2019 में। ठीक है। और हमने कब से हमें चाहिए, 22 की चाहिए। जी। तो हम तो लेटेस्ट देखेंगे ना, जब हमने उस चीज़ को गिफ्ट करना होगा, तब वो डेट देखी जाएगी। तो फिर ये बिल्डिंग बात में समझ लेकिन आई। हम लोग ऐसे नहीं किए थे। बिल्डिंग जब हम लोग कैलकुलेशन करने गए ना, देखिए आप बेस्ट कोर्स निकाला, उसको गिफ्ट रिलीफ में, गिफ्ट रिलीफ को उसको होल्ड करके रखा, उसके बाद फिर ये क्या। तो बिल्डिंग जब हो क्योंकि सकता था, गुडविल का हो सकता था, इसका क्यों नहीं होगा, हम यही सोच रहे हैं ना, कैपिटल गेन टैक्स का ना, या इक्विपमेंट का। एक सेकंड यार, रुको, किधर गया। अब कैपिटल गेन टैक्स आपने निकाले हैं, जो आपने बेचे हैं 31 जनवरी 2024 को। बिल्कुल तो सही। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पकड़ोगे ना, मार्केट वैल्यू तो आज की पकड़ोगे, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 6,000 है। तो वो क्या कह रहा है, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा जब आपकी कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में से एक चीज 6,000 होती है या उससे कम होती है। मार्केट वैल्यू तो 10,000 ही है, वो हाँ, तो दस कोई हजार इशू नहीं है। बिल्कुल, हाँ 10,000 है। लेकिन कॉस्ट 6,000 है ना, तो वो चैटल आ जाएगा। चैटल क्या कहते हैं, इन दोनों में से कोई सी की भी 6,000 वैल्यू या उससे कम हाँ। होगी, उसको एग्जाम्प्ट किया जाता है। तो ये किया काम बस। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बिल्कुल। जो एंड फाइना, जी। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, पहली पार्ट है, ठीक। मैनेजर ईमेल टू टेक्स सीनियर फ्रॉम टेक्स मैनेजर, सब्जेक्ट मीटिंग विद जो सैंड्स वीएनएल लिमिटेड, डेट 1 जून 2023। हाय, आई नीड यू टू प्रिपेयर सम नोट्स इन प्रिपरेशन फॉर एन इंटरनल टीम मीटिंग to discuss the various points which Joe has raised. They should address the following इश्यूज। issues. ठीक है। नंबर एक है लिक्विडेशन ऑफ VNL। VNL लिमिटेड, सेल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट, 4 मार्क्स की। ठीक है। Calculate the post-tax proceeds for VNL Limited as a result of the sale of the इंटेंजेबल फिक्स। intangible fixed assets. ये तो अब तक कॉर्पोरेशन टैक्स में से इंटेंजेबल फिक्स एसेट सेल उसका ही है ना, ये वाला। जी अब ज़रा इसको पढ़ते हैं ताकि हमें स्नैरियो समझ आए और इसका जो डेटा है वो समझ आए। ठीक। You should assume that today date is 1 June 2023. You are an ACC student working for a firm of accountants. Joe Sands, the finance director of VNL Limited, has had a meeting with your manager to discuss the liquidation of the company, and Joe figure plans in terms of starting his own unincorporated business. In addition, Joe has asked whether your firm will be able to advise his mother, Fiona, who is returning to the UK after living overseas for several years. Advice is required in respect of the following issues: the consequences of VNL Limited disposing of certain intangible assets and the timing of a dividend payment, comparison of two alternative accounting dates for Joe new business and the ability to be able to recover value-added tax on certain initial cost, the basis of taxation which will apply to Fauna on her return to the UK and her projected income tax liability. There are also some ethical issues to be considered if the firm is to accept Fauna as a new client. The following exhibits summarize the discussion between you and your manager in each of the relevant issues and outline what you need to do. VNL Limited. Summary of points discussed in meeting on 1st June 2023 and subsequent follow-up telephone conversation. Background. Joe advised me that the company shareholders have decided to liquidate the company. A liquidator is to be appointed on 1st August 2023. The company will dispose of certain intangible fixed assets and will make payments to shareholders. ठीक है। सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स देखते हैं।
On 1st September 2022, VNL Limited purchased the trade and assets of a business from an unrelated company. The assets included goodwill and a brand name, as detailed below. और एसिड्स को कब बेचा गया? 31 जुलाई 2023, याद रखनी है डेट। ठीक है। अब आपके पास सेल प्रोसीड्स है, गुडविल की, ब्रांड नेम की कॉस्ट है और इसकी अमोर्टाइजेशन सिंस एक्विजिशन है। ठीक है। ठीक। Further notice, payment to the shareholders. An interim payment will be made to the shareholders followed by a final payment at the conclusion of the liquidation which will take place in February 2024. Joe has been asked to consider the possibility of making the interim payment prior to the appointment of the liquidator. ठीक है। ठीक है। अब ज़रा इस पैराग्राफ को फटाफट पढ़ो ताकि फिर हम इसकी वर्किंग करते हैं सेल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट के। जो एडवाइज मी दैट कंपनी शेयर होल्डर हैव डिसाइडेड, कंपनी के शेयर होल्डर डिसाइड किया टू लिक्विडेटेड द कंपनी। कंपनी क्लोजिंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। ए लिक्विडेटर इज टू बी हम्म। अपॉइंटेड। एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया 1 अगस्त 2023। द कंपनी विल डिस्पोज certain intangible fixed asset and will make certain payment to the shareholder। ठीक है, कुछ एसेट बिक्री करके शेयर होल्डर का पेमेंट करना। सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट। On 1st September 2020, VNL Limited purchased the trade and asset। 2020 को ट्रेड किया, परचेज किया था ट्रेड एंड एसेट ऑफ द बिजनेस फ्रॉम एन हम्म। अनरिलेटेड कंपनी। सही है। द एसेट इंक्लूडेड गुडविल एंड द ब्रांड नेम इज दिस डिटेल बिलो, नीचे में दिया। और सेल्स प्रोसीज 75,000, ब्रांड 47, कॉस्ट 95, 36, गुडविल तो लॉस हो गया। एमोटाइजेशन सिंस एक्विजिशन 19 या 5760। Further advice payment to the shareholder. An interim payment will be made to the shareholder followed by a final payment at the conclusion of the liquidation which will take place in February 2024. Joe has been asked to consider the possibility of making the interim payment prior to the appointment of the liquidator. An हम्म। interim payment will be made to the shareholder followed by the final payment। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो। जी। जी। क्वेश्चन 8। एक सेकेंड। कोई बात नहीं।
जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। जी। जो एंड फाना। और हम पार्ट ए करें, पार्ट ए का 1। ठीक है। ठीक है। गुडविल और ब्रांड नेम है हमारे पास। हमारे पास सेल प्रोसीड्स है। 75। और ब्रांड है हमारे पास 47,000 का। जी। इन दोनों का टोटल करो तो कितना आता है आपके पास? 75 टोटल हो गया आपका। 75 प्लस 47, 122,000। ठीक हो गया। जी। अब आपको कॉस्ट चाहिए। बिल। ये कितनी है? 95,000 है। जी। और ब्रांड नेम के लिए हम क्या लेंगे? टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे। हाँ। अब वो कितनी है? 36। 36,000। जी। उसमें से माइनस करेंगे अमोर्टाइजेशन। ठीक है। 5760। 5760 आपका कितना? 130। 5760 30240। अभी देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। जी। 75 माइनस 95, 20,000 यहाँ। लॉस आ गया। हाँ, लॉस 20 यहाँ आ गया। 47 माइनस 30240 आपका 16760। 16 प्लस माइनस। अच्छा, अब जी। कॉरपोरेशन टैक्स पे करेंगे एट 19%। हाँ, प्रॉफिट पर सिर्फ। ओनली फॉर प्रॉफिट। हाँ, 16760 मल्टीप्लाई 19, 3184। माइनस होगा। जी। माइनस वन और टू टू ट्रिपल जीरो, वन और वन फिर एट उसके एट बाद सबर वन। सबर सबर सबर, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अभी फिर क्या लगे? जो लॉस आपके पास आया है जी। उसके ऊपर भी आपने 19%, अगर आप अज्यूम करो, कितना होता है आपका? लॉस में से, हाँ ठीक है, लॉस आया 20,000, ठीक है ना। हम्म। 3800। ये ऐड होगा। हाँ, ये ऐड होगा क्योंकि हमें वापस मिलेगा। जी बिल्कुल। ठीक तो है। क्या आ जाएगा आपके पास? वन मिनट। पोस्ट टैक्स 122,000 प्लस 3800 माइनस 3184। 3184 ना, कितना आया? 122, यस, 616, 122,616। जी। जी, ये आ गया। ठीक। ये चीज़ समझ आई आपको? हाँ। आगे देखते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन था भैया। जी पूछो। आप जब टोटल लेके गए ना 122, वहां से उसका कॉस्ट बात हम्म। नहीं दिए, बात नहीं दिए, डायरेक्ट कॉर्पोरेशन टैक्स बात दे रहे, तो फिर पोस्ट टैक्स प्रोसेस ये नहीं सब मैंने। आप जैसे कि 120। पोस्ट टैक्स। अच्छा, हेलो, बोलिए। पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स का मतलब है
आपने वो वैल्यू लेनी है जिसमें से आपने सेल्स, उसकी जो प्रोसीड है उसमें से टैक्स की वैल्यू माइनस की हो। तो टैक्स आपके पास किस तरह आएगा? वो इसी तरह आएगा कि सेल प्रोसीड में से कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास कोई ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उस पर आप टैक्स दोगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसने सेल टैक्स प्रोसीड्स मांगी है ना, पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स। तो पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स तो ऐसे निकलेंगी, कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स, हमेशा याद रखना। पोस्ट टैक्स प्रोसीड्स का मतलब ही ये वो अमाउंट जो आफ्टर प्रोसीड्स के पास आपके पास अवेलेबल हो। जी, ठीक, ठीक है। ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है? टाइमिंग ऑफ द पेमेंट टू द शेयर होल्डर, 7 मार्क्स की। एक्सप्लेन द टैक्स रेट्स टेकिंग इनटू अकाउंट एनी रिलीफ्स मे बी अवेलेबल which the shareholders will pay on the amounts received from VNL Limited, depending on when the payment is made। ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है टैक्स रेट्स और अकाउंट करनी है यानी रिलीफ जो अवेलेबल होंगे, और शेयर होल्डर्स पे करेंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम VNL लिमिटेड। ठीक। अब ज़रा उसको पढ़ते हैं, ये इसका बैकग्राउंड है, ज़रा इसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। Background: Jure provided the following background on his mother situation. Faina is 74 years old and in poor health. She has lived in the country of Kerala since 1991. She will move to the UK on 1st August 2023 and acquire a home there. Faina dismissal and residence status. Based on the facts provided by Joe, I have already established that as a result of moving to the UK, Faina will become UK resident on 1st August 2023. Under the split year basis, Foyna will also be UK resident in the tax year 24 and 25. Foyna is dismissed in Perella, however, once she became UK resident. Foyna will be deemed domiciled in the UK for the purposes of the income tax and the capital gain tax CGT because she was born in the UK with a domicile of the origin। ठीक हो गया? जी, फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इनकम बताइए, 2024-25 की प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है यूके में उसकी इतनी आपके पास इनकम है, पेरेला में इतनी है। इंटरेस्ट इनकम यूके का इतना है और उसके बैंक इंटरेस्ट का इतना है पेरेला का। द इनकम अराइजेज इन पेरेला इज स्टेटेड ग्रॉस ऑफ रेलियन टैक्स। Foreigner will remit all of the rental income in respect of the property situated in Pereira to the UK। आपको याद है रेमिटेंस बेस अराइजिंग बेस? अब यहाँ पर हो सकता है वो हमें ये भी कैलकुलेट करने को कहे। जी, हल्का याद, The रेमिटेंस बस याद है, ठीक है, आप चलिए। Mm. The interest arising on the parallel bank accounts will be retained in Parallel. The rate of income tax in Parallel is 18% and there is no double tax treaty between the UK and the Parallel. Okay. अब यहाँ पर वो थी पेमेंट की, एन इंटरम पेमेंट विल बी मेड टू द शेयर होल्डर्स फॉलोड बाय अ फाइनल पेमेंट एट द कंक्लूजन ऑफ द लिक्विडेशन, जो टेक प्लेस करेगी फरवरी 2024 24 में। में। जो हैज़ बीन आस्क्ड टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द इंटरम पेमेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। Additional information here, there are some further details which will require and have obtained these from the client file for you. These are as follows. VNL Limited is a trading company. It has always made significant trading profits and will be profitable in its final accounting period. It prepared account to 31st March each year. The amortization of the goodwill was not a tax-deductible expense for VNL Limited. No election was made to write off the cost of the brand name at the 4% rate. The company shareholders are all individuals, some of whom are employed by VNL Limited and will include both basic rate and high rate taxpayers. The shares in VNL Limited were subscribed for prior to 17 March 2016 such that investors' relief will not be available in respect of any disposal। अब इसको सॉल्व करते हैं। जी, ये फटाफट ये जो 4 लाइनें हैं इनको दोबारा ज़रा पढ़ो फटाफट। एन इंटीरियर पेमेंट विल बी मेड, मैंने बीच में कोई पेमेंट होगा, विल बी मेड एट द शेयर होल्डर फॉलोड बाय फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट के ये आ गया, ठीक है, फॉलोड बाय फाइनल पेमेंट एट द कंक्लूजन ऑफ द लिक्विडेशन विच विल टेक प्लेस in February 2024. Joe has been asked to consider the possibility of making interim payment. Joe has been asked to consider, ऐसा कुछ interim payment का लेके बोल रहा है,
मेकिंग इंटीरियर पेमेंट प्रायर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के आगे ही बोला कोई ऐसा कोई इंटीरियर पेमेंट का लेके प्लानिंग करने के लिए, पेमेंट के लिए। ठीक है ना? जी। ठीक है, अब बोलिए। आपने सबसे पहले उसने क्या कहा आपको, उसने इधर क्या, आपने टैक्स रेट्स बताने हैं और रिलीफ बताना है जो उसके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, प्रायर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर, कि लिक्विडेटर अपॉइंट करने से पहले कितना होगा और लिक्विडेटर अपॉइंट करने के बाद कितना होगा। ठीक है। डेफिनेटली जो भी पेमेंट आप करोगे जी। लिक्विडेटर अपॉइंट करने से पहले, जी। वो नॉर्मल तरीके से पे आउट होगा। ठीक है, ठीक है। एनी पेमेंट बिफोर अपॉइंटिंग liquidator the shareholders will be charged in a normal way। ठीक है, जी। सो शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली डिविडेंड वगैरह मिलेगा। हाँ। शेयर होल्डर्स विल गेट dividend and as on first 2000 is exempt सही है। and the remaining, विल बी चार्ज एज पर बिल्कुल इनकम वैसे ही टैक्स होगा, and the रेट। remaining, बिल्कुल, and the remaining will be charged according to बेसिक हो तो बेसिक पड़ेगा, हाई रेट पर आएगा तो हाई रेट होगा। ठीक है, वो उस पर होगा, कोई उस पर वो नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है कि अगर लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो जी। तब फिर क्या पेमेंट का स्केड्यूल होगा। सो जब वंस द is appointed as, नहीं, as part disposal जी।
for the shares and CGT will be charged. मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली CGT चार्ज होगा. ठीक है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट होती है आपकी, विल नॉट बी कवर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. मतलब शेयर होल्डर्स को इन डिस्पोजल के उस पर एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट अवेलेबल नहीं होगी. अच्छा, ठीक है. क्यों? अच्छा, वो इसलिए अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि वो रिलीफ आपको दिया जाता है. अब यहाँ पर रिलीफ तो होगा नहीं क्योंकि जो लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है, तो लिक्विडेटर अपॉइंट होने का मतलब है बिजनेस क्लोज हो रहा है, बिजनेस सीज हो रहा है. हाँ, तो बिजनेस सीज होगा तो जितना भी कंपनी की इनकम, ये सारी चीज़ें होंगी, उस पर शेयर होल्डर्स को टैक्स वगैरह पे करना ही पड़ेगा. तो एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट जो होगी वो एग्जाम्प्ट होगी उसके लिए. उनको अच्छा, कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा. जी, ये रूल है. अच्छा, ठीक, ठीक है. जी, उसके बाद VNL की अगर हम बात करें यहाँ पर, जी, अब VNL की उसने क्या बात की हुई है, देर आर फर्दर डिटेल्स विच विल रिक्वायर एंड हाई ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्लाइंट. VNL एक ट्रेडिंग कंपनी है. इट हैज़ ऑलवेज मेड सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, विल बी प्रॉफिटेबल इन इट्स अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. और वो 31 मार्च तक अपना प्रॉफिट बनाता है. अमोर्टाइजेशन ऑफ द गुडविल वॉज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर VNL लिमिटेड. No election was made to write off the cost of the brand name at the 4% rate. The company shareholders are all individuals, some of whom are employed by VNL Limited and include both basic rate and high rate taxpayers. The shares in VNL Limited were subscribed for prior to 17 March 2016 such that investors' relief will not be available in respect of any disposal. तो अब जब अगर बिज़नेस की बात करते हैं, तो जी, जो पार्ट डिस्पोजल है वो क्वालिफाई करेगा बिज़नेस डिस्पोजल एसिड के लिए. वो बिल्कुल अगर करता है तो उसकी लिमिट तकरीबन ऑलमोस्ट 100,000 10,000 होती है, जिस हाँ, पर उसको रिलीफ मिलेगा. ठीक, और फिर उस पर क्योंकि शेयर होल्डर एंटरप्रेन्योर रिलीफ अवेलेबल होगा तो 10% भी टैक्स पे कर सकता है. ठीक ठीक है, है. रिगार्डलेस ऑफ वो बेसिक है. और अगर हम ये VNL की बात करें, एक सेकंड पहले ये इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये पॉइंट कि जो पार्ट डिस्पोजल है भी, कैन बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एसेट डिस्पोजल. ठीक है. जी, और बिजनेस एसेट डिस्पोजल है, सो उसकी जो लिमिट है, लिमिट इज़ 10,000 है. और एंड 10% विल बी चार्ज regardless of बेसिक रेट और हाई रेट. ठीक, क्योंकि ये उस पर तो बेस करता ही नहीं है. ठीक है. ठीक, और फिर अगर VNL की हम अगर हम बात करें, अब उसने क्या कह दिया है, VNL ट्रेडिंग कंपनी है तो इसके लिए शेयर होल्डर्स को 5% होल्डिंग होनी चाहिए. ऐसे ही है. हाँ, ऑन ऑफ कंपनी शेयर. ठीक है. ठीक, एंड
एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी होना चाहिए, जी जो लाजमी है। ठीक और ये कंडीशन है फुलफिल करने के लिए। हाँ और फिर दूसरा आपका क्या है, इधर डिस्पोज शेयर्स जो हैं should be done in 3 years time of the secession। ठीक है। जी, ये चीज़ समझ आई। हाँ ये आप ठीक है। इंटरप्रेनर रिलीफ का जो टर्म एंड कंडीशन वही ना बोले, देयर एसेट डिस्पोजल शुड जी बी। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि वो एक ये इनकी कंडीशन है, तो ये अगर कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आगे काम चलेगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही होंगी तो डेफिनेटली फिर नहीं उसे कहते उनको कोई रिलीफ या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये है। अब आगे देखते हैं अकाउंटिंग डेट। In order to assist Joe in choosing between the two alternative accounting date on 31st March and 31st July, ये याद है ना, हमने इस जैसा का एक क्वेश्चन पूरा किया नहीं था, लेकिन वो पार्ट क्वेश्चंस के किए थे जहाँ पर वो डेट्स को देख के डिसाइड करता है कि कौन सा उसके लिए बेस्ट है। हाँ Note you should base your calculation for 31st July accounting date on the monthly tax adjusted trading profit figures provided by Joe, and you should ignore the expenditure incurred prior to November 1st, 2023. Without preparing any further calculation, comment on the possible effect on Joe income tax liability for the first 2 years of trading of adopting on 31st July accounting date rather than one of the 31st March. और फिर state two advantages other than in relation to Joe income tax liability of him adopting an accounting date of 31st July rather than 31st March. जी, ये रिक्वायरमेंट पढ़ो फिर हम करते हैं। जी अनइनकॉर्पोरेट बिजनेस। ठीक है। accounting debt in order to assist Joe in choosing between the two alternative accounting dates 31st March and 31st July सही है। Calculate taxable trading profit for the first 2 tax years of trading if he were to adopt an accounting date 31st of July। जब अगर टू अकाउंटिंग उसके बाद 31st of July यदि ये करता है, you should base your calculation for the 31st July accounting date on the month tax adjusted trading profit figure provide job, and you should ignore the expenditure incurred prior to 1st November 2023 without preparing any further calculation. Comment on the possible effect of job income tax liability for the first 2 tax year of trading of adapting 31st July accounting date rather than one of 31st March सही है। State two advantage other than in relation to Joe's income tax liability of him adopting an accounting date 31st July rather than 31st of March। जी जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। सही है। जून। मार्च एंड जून। जी, ये हमारे पास उसके टैक्स एडजस्टेड वो क्या कह रहा है, जो कन्फर्म इज इंटेंशन टू स्टार्ट इन बिजनेस एन अनकॉर्पोरेटेड ट्रेडर ऑन 1st November 2023। जी In a prior meeting, we had already established that with an accounting date of 31st March and making his first account up to 31st March 2024, his taxable trading profit based on the monthly budgeted इतना है, वो ये उसने आपको दे दिया 24,500 और 97,000। ठीक है, ठीक दीज कैलकुलेशन वर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मंथली फिगर्स। मंथली फिगर्स आपके पास ये हैं हर मंथ की। जी I have confirmed that all above figures are still correct and therefore they do not need to be checked.
Joe has now realized that making his first account up to 31st July 2024 and continuing with an accounting date of 31st July would also be suitable commercially. He would therefore like some guidance from us as to which date he should choose. चूज ठीक है. ठीक टैक्स ईयर आपके पास क्या आ जाएगा? 23, 24 24 और फिर आ जाएगा 24, 25 और 97,000 आ जाएगा. ठीक है. अब जून के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, ऐसे ही है. हाँ अगर हम जुलाई की सॉरी लेके चलते हैं. ठीक है. ठीक तो उसके लिए वर्किंग कर लेते हैं ताकि, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट मंथ्स हमें दिए में क्लोजिंग के लिए, कि अगर उनको लेके चलेंगे तो तब क्या हमारे पास आएगा. सबसे पहले आपने ले लें अगर पीरियड एंडिंग 2024, ठीक है 1 नवंबर 2023 टू 31 दिसंबर 23. वो आपको दिए हुए 2 महीने इंटू 4, हाँ 8,000 आ जाएगा. 1 जनवरी 31 ये भी सही है, सेम अकाउंटिंग है अभी। जी. फिर 1 जनवरी 2024 से लेके मार्च 31 मार्च 24 24, 3 महीने इंटू 5500, ठीक है 5 15 5 16 500. 5500 × 3 16500 ठीक है। फर्स्ट स्टेप फिर 2024 2024 से लेके अगस्त 5 जुलाई तक जाएंगे सिर्फ. 5 महीने इंटू, नहीं सॉरी 4 महीने, 4 महीना ना, ठीक 7500, है। 30,000 30. यस अभी ऐड करो कितना आ जाता है. जी 30,000 16500 8,000 54533 यस 54500 5 4 500 ठीक है. ये तो आ गया आपके पास एक का. जी ऐसे ही है. बिल्कुल सही। नहीं अभी, सॉरी, अभी तो वो हमने 54,500 निकाला है. जी ठीक है. अभी तो इसको आगे भी हम लेके चलेंगे, एक सेकंड, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक वो निकाला है. अब हमें चाहिए ईयर एंडेड, क्योंकि 25 भी उसे कहते हैं, वो भी उसे कहते हैं, लेके जाना होगा. जी 1 अगस्त 2024 टू 31 अगस्त 2024, एक महीना बनेगा जो हमारे पास रहता था जी 7500. और फिर फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 जुलाई 2025, कितने वो कह रहे हैं? 8500. और कितने मंथ्स बनते हैं? ऑलमोस्ट 11 महीने बनेंगे. ठीक 93500
अब इन दोनों को ऐड करो आप। 101,000,000। अब आपको क्या चाहिए? टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, क्योंकि ये तो आपके पास टोटल आ गया ना, आपने देखने कि 23-24 में कितना आएगा और 24-25 में कितना बिल्कुल जाएगा। सही, हाँ। उसके ऊपर जो ओवरलैप होगा वो क्या बात करना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अगर हम 23-24 की बात करें तो वो कब से कह रहा है कि कब से महीने उसके शुरू होते हैं? 1 नवंबर से। नवंबर। तो वो 23 से जाएगा अप्रैल तक, ऐसे ही है। मार्च तक ना? हाँ, मार्च 5 अप्रैल तक कर लेते हैं, बात एक ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ही वो बात है, हाँ। क्योंकि आप दिनों में तो उसको डिवाइड नहीं करोगे। तो आपके पास कितना आया है? 54,500 आया है। और ये कितने मंथ्स बनेंगे आपके पास? 2 3 5। और टोटल उधर आपके पास कितने मंथ्स थे जो आप पहले लेके गए थे? 12 मंथ है ना, नवंबर से जुलाई लेके। तक 9 मंथ्स। जी देखो कितना आ रहा है। यस। 30278। ओके। ठीक। फिर आपके पास 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, 23 से टू 31 अक्टूबर 24 तक। ये कितना है आपके पास? 54,000 तो वो आएगा आपके पास ही है। जी। 1,01,000 इंटू, सिर्फ 3 महीने बनेंगे, सितंबर अगस्त, क्योंकि वो जुलाई तक का था, अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है। 25250। नहीं नहीं, 1,01,000 का 3 महीने पर करो और फिर 54,500 ऐड करो। ठीक है। 101,000 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 54500 79750। अब इन दोनों को ऐड करो। जी। ये आपके आ जाएंगे उधर, 30,278 यहाँ आ जाएगा। यस। 110028। और इन दोनों को आप टोटल करोगे तो आपने पहले ही इधर ले लिया 10028। और यहाँ आपके पास टोटल आ जाएगा इनका। और ये क्या आपके टोटल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट जी कितना आता है? 24,500 प्लस 97,000। 34200। कितना? 34200। नहीं 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 नहीं, दोबारा करो। 24,500 प्लस 97,000। हाँ। 24500 प्लस 9700। 34200 ट्रिपल ना? ज़ीरो, हाँ। ट्रिपल ज़ीरो 97,000 है। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। 24500 प्लस 97300। 121,500। ठीक है जी, ये वर्किंग समझ आई आपको? अब ओवरलैप के वर्किंग हम बाद में देखेंगे, अगर प्रॉब्लम होता है फिर आपसे पूछेंगे हम्म, फिर। ठीक है। ये आपने वर्किंग करके बताना है, और फिर डेफिनेटली आप दोनों का कंपैरिजन करके बता सकते हो कि उसके लिए कौन सा बेहतर है। उसके ठीक लिए है। मार्च ये ज़्यादा बेहतर है या ये बताए। अगर मार्च ज़्यादा होगा तो उसमें उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि इनकम ज़्यादा है। हाँ। जुलाई में जाएगा तो कम इनकम है, तो कम टैक्स देना पड़ेगा। और फिर कंपैरिजन करके वो आपको पता है कि आप क्या बताओगे कि अगर मार्च का ईयर एंड होगा तो तब क्या बेनिफिट होगा, और अगर जुलाई का करेगा तो क्या क्या बेनिफिट होगा टैक्स के परस्पेक्टिव से। जी। ठीक है। ठीक।
आगे, cost related already incurred and the business premises. Explain whether or not Joe will be able to recover the related input tax for value added purposes in respect of the consultancy cost already incurred and the planned purchase of the business premises. अच्छा, अब वो उसने ये वैट की बात की है. A building for use as the business premises have been identified. It is a commercial property unit which was constructed in 2006. Joe has agreed a price with the vendor of 190,000 plus value added tax. He intends to lease a third of the building to an unrelated business until his trading activities have grown sufficiently to require the use of the whole building. Joe confirmed that his trading activity will be standard rated for VAT purposes. ठीक है. जी. अब आपने वैट से रिलेटेड बताना है कि उसकी क्या जो ऑलरेडी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है हाँ. उसमें क्या उसको बेनिफिट होता है या नुकसान होता है. ठीक है. अब जो कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात अगर हम करें, अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें तो डेफिनेटली जो है वो रिकवर कर सकेगा अपना इनपुट वैट. हाँ. ना वो क्या है, ही विल रिकवर द इनपुट वैट, क्योंकि जो भी आप सर्विसेज दोगे उस पर वैट तो आपको चार्ज करना पड़ेगा अल्टीमेटली. जी. ठीक है, बिजनेस प्रेमिसेस के लिए. और डेफिनेटली फिर वैट के लिए आप जब रजिस्टर होगे तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप एनुअल बेसिस पर जो वैट की अमाउंट है वो पे करो. ठीक है, वो लिमिट क्रॉस अगर करेगी 85,000 तो आपने क्वार्टरली वैट अपने जो हैं रिटर्न सबमिट कराने पड़ेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आप अपनी सारी जो चीज़ें वो प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो. ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अल्टीमेटली लाइबिलिटीज़ और फाइन और पेनल्टीज चार्ज होंगी. और अगर प्रेमिसेस की बात करें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इधर बात कर रहे हैं प्रेमिसेस की, ठीक है. अब जो इसके अंदर वैट इनपुट रिकवर होगा बिल्डिंग के केस में, वो याद रखने वो क्या चीज़ होते हैं कि अगर इफ़ ही ऑप्ट्स टू टैक्स द बिल्डिंग, he will be able to recover all of the input tax. ठीक है. ठीक. अगर वो बिल्डिंग को ऑप्ट करेगा तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें रिकवर करेगा. वो क्यों रिकवर कर रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या करेगा, बिल्डिंग को सेल आउट करेगा. हाँ. तो जब सेल आउट करेगा तो उस पर इनपुट जो वैट है वो चार्ज करेगा. ठीक है, ठीक. इनपुट वैट चार्ज करेगा. और फिर क्योंकि ये कैपिटल गुड स्कीम है, सो कैपिटल गुड स्कीम कैन बी अप्लाई ऑल्सो, मैं वो भी क्लेम कर सकता है. और उसके लिए आपकी जो लिमिट होती है वो 2.5 लाख की होती है. हाँ. ये भैया आस्ते से. हेलो, 1 मिनट भाई, हम आ रहे हैं, 1 मिनट. ओके. उसकी पोशाक खोलो तो चले. पूरे डाकू ना.
जी अहमद भाई, ठीक है, सॉरी। जी ठीक है, समझ आया। जी। आगे देखते हैं। पार्ट सी, explain the actions which we could carry out before we became Fonta tax advisor. I have already obtained her address and proof of rent. अब ये आपने नॉर्मल बताना है कि अगर आप किसी के लिए टैक्स एडवाइज़र बनते हो जी। तो आपको किन किन चीज़ों का सोचने की ज़रूरत है। ये एथिक्स नॉर्मल क्या है, डेफिनेटली आप मेक श्योर करोगे कि आप जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स है उसको फॉलो करो, ठीक है। कोई भी जो थ्रेड्स हैं वो आइडेंटिफाई करो पहले से, ठीक है, अपॉइंटमेंट होने से पहले। और उसके लिए प्लान करो क्योंकि उसको किस तरह आप एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ठीक। और फिर मेक श्योर करोगे कि फ़ौना किसी मनी लॉन्ड्रिंग इशू में इन्वॉल्व नहीं है ताकि आपकी जो रेपुटेशन है वो अफेक्ट ना हो। 5 मार्क्स हैं तो आपने 5 पॉइंट्स बताने, 3 हो गया। जी। चौथा आप ये देखोगे कि फ़ौना के कोई पुराने टैक्स जो अफेयर्स हैं उसमें मतलब उसके नाम तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो एचएमआरसी के क्या कहते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं टैक्स नहदगान है, मतलब उसने वहाँ पर पैसे काफ़ी सालों से पे नहीं किए हुए, ठीक है? वो ठीक भी है। देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पुराने उसके टैक्स एडवाइज़र हैं, उनसे आपने इजाज़त लेनी है, मतलब उनसे आपने पूछना है कि यार कैसा रवैया था, ये आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं नहीं करते, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। जी। और आखिरी क्या हो जाएगा, डेफ़िनेटली एंड पर आप लेटर ऑफ एंगेजमेंट जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, वो फ़ाइना को बना के भेजोगे जिसमें कंडीशंस अटैच होंगी ताकि वो फिर एग्री कर सके और आप उसके ऑफ़िशियल टैक्स एडवाइज़र बन सको। ठीक। जी, ये समझ आ गई आपको? हाँ ये उर्दू। सिंपल पॉइंट्स हैं, ये जेनेरिक पॉइंट्स हैं, जी उर्दू सही ठीक है, है? ठीक। ये जेनेरिक पॉइंट्स हैं, ये कोई वो किसी से रिलेटेड नहीं है। अब आखिरी क्या है? टैक्सेशन ऑफ ओवरसीज़ इनकम। एक्सप्लेन, जो मैं अभी याद है ना हम पढ़ रहे थे, मैं आपको बता रहा था। तो हाँ। सिनेरियो पढ़ते वक़्त ही आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये ज़रूर हो सकता है ये टॉपिक टेस्ट करेगा। वो बात आ गई रेमिटेंस बेस की। अब वो क्या कह रहा है, आपने बताना है कि रेमिटेंस बेस इसको अवेलेबल होगा, नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो अगर होता है रेमिटेंस बेस चार्ज कितना होता है? और फिर आपने उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है उसकी एंटिसिपेटेड फिगर पर जो उसके पास है, ठीक। ठीक है? वो ये है। डेफ़िनेटली अब रेमिटेंस बेस के लिए क्या-क्या आप जो कंडीशन है वो अप्लाई करोगे? हम्म। इफ़ इट इज़ अवेलेबल, ही शुड बी अ यूके रेज़िडेंट होना चाहिए उस साल में, जी। नॉट यूके डोमिसाइल्ड। ये तब अवेलेबल होता है उस बंदे को जो यूके का रेसिडेंट होगा। रेज़िडेंट होगा लेकिन डोमिसाइल्ड नहीं होगा, ठीक है? जी। और फिर उसके बाद इन सर्कमस्टेंसेस में वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। अगर हम 24-25 की बात करें, वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसकी, सो प्रॉपर्टी उसकी जो सिचुएटेड है उस पर उसको रेमिटेंस बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी। ली विल अप्लाई फॉर रेमिटेंस बेस, ठीक है? ठीक। ये क्यों? दिस इज़ बिकॉज़ हर ओनली जो उसकी अनरिमिटेड इनकम है जी। इज़ वो ये पहला की
बैंक इंटरेस्ट है। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब उसकी ज़रा इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो टैक्सेबल इनकम है वो निकाल लेते जो उसने हमें कहा हुआ है। सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी, वो कितनी है, 26,000 है। 26 है। फिर उसकी प्रॉपर्टी जो और इनकम है, आउटसाइड है। पर अल्लाह की बात कर लेते हैं, वो 31 है। ठीक इंटरेस्ट इनकम है यूके की है। 1700 की। जी ये देखो कितना आता है। टोटल इनकम है ये। अब आप वहाँ का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पहला बैंक इंटरेस्ट जो वहाँ दिया है। वो अलग है ना, क्योंकि ये आपने दोनों मेथड निकाले ना, अच्छा। रेमिटेंस बेस और अराइजिंग बेस पे दोनों का देखना है कि कौन सा बेस्ट है, ये समझ आई। ठीक है, 58700। सो पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे 12,570। 12,570। 46130। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी आपकी। जी। 46130। और फिर डेफिनेटली इस पर आप क्या करोगे, 20% 37,000 पर लगेगा और बाकी पर 40% लगेगा। 40%। ऐसा ही है। हाँ ठीक है। ठीक है। जी। ये तो ये नॉर्मल हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक। ये मतलब ये तो वो कहते हैं ना, जो आप वर्किंग करोगे उसके मुताबिक आपका आ जाएगा। ठीक है पर ये। अगर हम दूसरा सीन लेके चलते हैं तो उसमें वैसे ही होगा, आपकी प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी यूके में 26,000। 26,000। और आपकी इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी सिर्फ यूके की, क्योंकि हम यूके की फिर बात करेंगे ना उसमें, वो तो फिर बात ही नहीं करेंगे कि हम उसके जो ओवरसीज़ इनकम है उनको लेके चले। ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास, टोटल इनकम कितनी बनी, 27,770। दिस पर्सनल। जी ये कितना आता है, ये ज़ीरो 2770 माइनस 12570, 15130। जी ये आ जाएगा। अब इस पर भी आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, जी। और फिर हम देखेंगे कि जो डबल टैक्स रिलीफ के लिए वर्किंग होती है, रेमिटेंस बेस पे रेमिटेंस बेस उसका होगा, और फिर नॉर्मल जो आपने याद आपको होगा, हमने उस दिन भी वर्किंग की थी 2 दिन पहले, राइजिंग बेसिस। सिंपल वही। जी बिल्कुल। तो वो आप देखोगे कि यार कौन-सा इसके लिए बेस्ट है। ठीक। इसके लिए ऊपर वाला बेस्ट है, अगर वो जब सारी इनकम्स को लेके चलता है, तब वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, या ये नॉर्मल एज़ अ यूके जो रेज़िडेंट की वर्किंग होती है, उसके मुताबिक लेके चलेंगे तो तब उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। ठीक है? जी। फिर ये देखा आपने, है ये बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब लेकिन बहुत इजी था वो लेकिन। बहुत, हाँ, लेकिन ईज़ी था। और ये ऐसे ही होता है, जब भी ये एक मतलब एक ट्रेंड है, ज़्यादा देखा गया है कि जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही ईज़ी होता है तब, जब आपको सिनेरियो पढ़ते हुए आपको दिमाग चल रहा है। जैसे अभी हम उस दिन अभी पढ़ रहे थे, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया था यार ये तो रेमिटेंस बेस और राइजिंग बेस का ज़रूर इसमें कोई ना कोई चक्कर होगा, जब हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी दूसरी कंट्री में भी है। ठीक। ठीक है? तो इस तरह आपने उस वक़्त पढ़ते हुए ही नोट कर लेना, ये मेथड है, या ये टॉपिक है, ताकि जब आप उस पार्ट पर पहुँचोगे, आपको याद रहेगा, आपको वो दोबारा सिनेरियो पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक ज़ाहिर बात है, टाइम सेव होगा और आपकी एनर्जी भी सेव होगी। ठीक है। जी। ठीक है? ठीक इस है। क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह गो थ्रू करना है, कल फिर हम इंशाअल्लाह ताला एक और क्वेश्चन करेंगे बड़ा। अच्छा आमिर भाई, वो हमको ना वो अपना नोट दीजिएगा ना थोड़ा, जो एक नोट था ना आप बोले ठीक है, थे। मैं अभी वो अभी ईमेल अभी हम कर आपको देता हूँ। फेसबुक में नॉक करते हैं। अच्छा, मैं अभी ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है? ओके। ओके।